अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सपेरिमेंट नंबर 3 देखेंगे जिसमें हमारे पास क्या है कि एक अननोन सॉल्यूशन होगा, उसकी हमने परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। तो उसके लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें सरफेस टेंशन मालूम हो किसी भी अननोन मिक्सचर की तो हम उसकी परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का मेथड देखेंगे। ठीक है, इससे पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में आपने किसी एक लिक्विड की सरफेस टेंशन मालूम की थी विद रेफरेंस टू स्टैंडर्ड, जो कि हमारे पास क्या था, वाटर। फिर हमने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखा कि अगर हमें सरफेस टेंशन मालूम हो तो हम एक कांस्टेंट जो है पैराकर जिसका नेम है हम वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम थर्ड एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं सरफेस टेंशन का कि जिसमें हमारे पास कोई एक अननोन मिक्सचर है तो उसकी हम परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन साथ साथ हमें पता क्या होना चाहिए कि उसकी सरफेस टेंशन निकालनी चाहिए पहले, फिर हम उसकी परसेंटेज कंपोजिशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को हम देखेंगे आज। डिटरमिन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ गिवन मिक्सचर सी consisting of ethanol and water by drop weight method। कि जो गिवन मिक्सचर है, मिक्सचर में आपको पता है दो लिक्विड हैं, तो एक क्या है हमारे पास एथेनॉल है और दूसरे हमारे पास वाटर है। इन दोनों को मिला के मिक्सचर बनाया हुआ है। ऑपरेटर्स हमें वही चाहिए जो हम पीछे देख चुके हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स में आ जाएगा स्टिलेग्मोमीटर, बीकर, स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल्स। प्रिंसिपल देख लेते हैं। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ गिवन मिक्सचर सी कैन बी डिटरमिन्ड बाय प्लॉटिंग द सरफेस टेंशन और नंबर ऑफ ड्रॉप्स एज ऑर्डिनेट अगेंस्ट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, हम क्या करेंगे कि ढेर नॉन कंपोजिशन के मिक्सचर बनाएंगे, उन सब की सरफेस टेंशन निकालेंगे। अब उस कंपोजिशन को हम एक्स एक्सिस पे रखेंगे और वाई एक्सिस पे उनकी सरफेस टेंशन या फिर नंबर ऑफ ड्रॉप्स को लेके एक प्लॉट बनाएंगे। ठीक है, अब जो उसका प्लॉट आएगा, जो कर्व आएगा, वहां से हम अननोन मिक्सचर को कंपोजिशन मालूम कर सकते हैं। Then from the curve obtained, the percentage composition of given mixture C can be determined if its surface tension or number of drops being already known। कि अगर हम इस unknown mixture के भी number of drops या surface tension निकाल लें तो हम उसकी क्या कर सकते हैं, जो composition है उसको निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रिपेयर मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर ऑफ नॉन कंपोजिशन इन गिवन बिलो। कि हम पहले, हमें अननोन मिक्सचर दिया जाएगा लेकिन हम उसको निकालने के लिए खुद से नॉन कंसंट्रेशन बना लेंगे। जैसे इथेनॉल और वाटर को डिफरेंट अमाउंट में मिक्स करेंगे तो वो हमारे पास डिफरेंट कंपोजिशन बन जाएगी। जैसे कि हमारे पास प्योर वाटर है तो उसमें टोटल 100% है वो वाटर। ठीक है, यानी उसमें इथेनॉल 0% है। मतलब कि अगर हमने 100 ml कोई सोल्यूशन बनाना है, मिक्सचर बनाना है, तो अगर उसमें 0 ml हमारे पास इथेनॉल है तो सारे के सारा उसमें क्या होगा, वाटर होगा। तो वो 100% वाटर होगा या फिर वो 0% एथेनॉल होगा। नेक्स्ट कंपोजिशन क्या है, टोटल वॉल्यूम हमने क्या रखना है, 100। अब कंपोजिशन में क्या, अगर हम 20 ml एथेनॉल डालें हैं तो 80 ml हमें उसके अंदर वाटर बनाना ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या बनेगा, 20% एथेनॉल सोल्यूशन। या अगर हम क्या कह सकते हैं, 80% वाटर सोल्यूशन, उसमें 20% हमारे पास क्या है, एथेनॉल है। नेक्स्ट परसेंटेज कैसे बनेगी कि 40 ml हम क्या ले लें, एथेनॉल, एंड 60 ml जो है हमारे पास वाटर आ जाए तो 40% ये हमारे पास बन जाएगा एथेनॉल सोल्यूशन। इसी तरह 60% बन सकता है, 80% बन सकता है, उसके लिहाज से टोटल वॉल्यूम 100 रखें। अब जब 100 ml हम एथेनॉल लेंगे तो इसका मतलब है इसमें वाटर क्या होगा, 0 ml। तो ये प्योर हमारे पास क्या है, एथेनॉल है। ठीक है, अब अगर आप पहले वाला एक्सपेरिमेंट देखें तो अगर आपको एथेनॉल दिया गया था तो 100% वाला आपने निकाला था। इसी तरह जब वाटर लिया था तो 100% लिया था। आपने उसकी सरफेस टेंशन निकाल ली और फिर वहां से पैरा कर निकाल लेते। अब हम क्या कर रहे हैं, दरमियान वाली कंपोजिशंस भी ले रहे हैं। ठीक है, ये कंपोजिशन हमें मालूम है और इस इनकी भी सरफेस टेंशन निकालेंगे और साथ साथ
जो अननोन एक मिक्सचर दिया जाएगा जिसको सी कहा जाता है उसकी भी निकालेंगे और फिर प्लॉट ग्राफ करेंगे और वहां से वैल्यूज ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है। डिटरमिन द नंबर ऑफ फॉलिंग ड्रॉप्स ऑफ इंडिविजुअल लिक्विड इथेनॉल एंड वाटर एंड देयर परसेंटेज कंपोजिशन विद द हेल्प ऑफ स्टिलेग्मोमीटर। वही काम करना है, जो वही प्रोसीजर है जो फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर था कि स्टिलेग्मोमीटर के अंदर से नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो फॉल आउट हो रहे होंगे उनको काउंट करना है और सरफेस टेंशन निकालना है वहां से। आल्सो डिटरमिन द डेंसिटीज ऑफ ऑल कंपोजिशन विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल। कि जो डेंसिटी निकालने के का जो वे था, जो प्रोसेस था, वो उसी की तरह यूज करना है और इन सारी कंपोजिशन के लिए ये दोनों प्रोसेस रिपीट करने हैं। मीन ये कितनी कंपोजिशन है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कंपोजिशन है। इनका हमने क्या करना है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स भी निकालने हैं और 6 कंपोजिशन की स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल के थ्रू डेंसिटी भी निकालनी है। ठीक है। डिटरमिन द नंबर ऑफ फॉलिंग ड्रॉप्स ऑफ अननोन कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर सी एंड आल्सो इट्स डेंसिटी। तो जो हमारे पास अननोन मिक्सचर है, ठीक है, उसको भी हम क्या करेंगे कि उसकी भी नंबर ऑफ ड्रॉप्स निकाल लेंगे और साथ साथ उसकी डेंसिटी की भी निकाल लेंगे। यूजिंग द फार्मूला कैलकुलेट द सरफेस टेंशन ऑफ एथेनॉल द गिवन मिक्सचर सी एंड मिक्सचर ऑफ नाउन कंपोजिशन। के हमने क्या किया, सरफेस टेंशन निकालनी है गिवन मिक्सचर की भी जो अननोन है और जो हमें नाउन है उनकी भी सरफेस टेंशन निकाल लेंगे। प्लॉट द सरफेस टेंशन वैल्यूज और नंबर ऑफ ड्रॉप एज ऑर्डिनेट, मीन वाई एक्सिस के ऊपर नंबर ऑफ ड्रॉप्स ले लें या फिर सरफेस टेंशन ले लें, अगेंस्ट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। कि वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन है मिक्सचर की। एथेनॉल के लिहाज से ले ले तो इसका मतलब है 0% एथेनॉल, 20%, 40%, 60, 80 एंड 100% एथेनॉल के लिहाज से हम क्या कर रहे हैं कि ये ग्राफ बना रहे हैं। टेक द सरफेस टेंशन वैल्यू ऑफ एथेनॉल अगेंस्ट 100% कंपोजिशन एंड ऑफ वाटर 0% कंपोजिशन। कि एक अगर हमारे पास 100% है तो दूसरा ऑटोमेटिकली हमारे पास 0 कंपोजिशन आ गया। फ्रॉम द ग्राफ डिटरमिन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अननोन मिक्सचर सी। अब हमें हर एक की कंपोजिशन के ऊपर वैल्यू पता है कि 0% अगर एथेनॉल है तो वहां पे वैल्यू नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितने आ रहे थे। अगर हमारे पास 20% था तो वहां पे वैल्यू क्या आ रही है नंबर ऑफ ड्रॉप्स की, 40% पे, 60% पे, 80 पे। तो हम क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ये आएगा हमारे पास, ग्राफ आएगा। तो अब यहाँ से ग्राफ से हमने क्या करना है कि अननोन मिक्सचर की भी निकालनी है। कैसे निकालेंगे कि आप ये देखो कि ये जो सॉलिड लाइन नजर आ रही है वो क्या है, हमारे पास नाउन मिक्सचर के लिए जो हमने बनाए थे वो उनके लिए वैल्यू आती है। ठीक। अब हमारे पास जो अननाउन मिक्सचर है उसकी हमारे पास नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं, ठीक है, लेकिन कंपोजिशन नहीं है। मीन हम वाई एक्सिस पे उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम वाई एक्सिस पे जहाँ पे उसके पॉइंट्स आ रहे हैं उसको काउंट कर लें, वहां पे निशान लगा लें, तो उस निशान को हम डॉटेड लाइन में इस ग्राफ तक ले आए, तो फिर क्या है, उस ग्राफ को अगर हम वर्टिकली डाउनवर्ड लेके जाएं तो हमें वहां से पता चल जाएगा कि उस अननोन मिक्सचर की कंपोजिशन क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। ये एरो आपको शो कर रहा है कि यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ आएगी। मीन कि ये 40 और 60 के दरमियान में है। ठीक है। अब अगर आप एक्यूरेट करना चाहें तो अब दरमियान में हमारे पास क्या है, 40 और 60 के दरमियान में क्या आएगा, 50 आएगा। ठीक है। अब 55 सेंटर है और 55 से 60 के दरमियान में ये है। मीन कि ये तकरीबन 66 या 67% इसमें एथेनॉल है और रिमेनिंग हमारे पास क्या है, ये वाटर है। यहाँ से हमने क्या किया कि आइडिया लगा लिया कि यहाँ पे हमारे पास जो अननोन मिक्सचर था उसकी कंपोजिशन क्या थी। लेकिन इसके लिए हमें ज़रूरी क्या था कि पहले हमें नाउन कंसंट्रेशन के सोल्यूशन बनाए हैं, उनकी सरफेस टेंशन या उनके नंबर ऑफ ड्रॉप्स निकालने हैं। फिर जो अननोन था उसकी हमने क्या किया कि ये वैल्यू निकालने हैं हम। ठीक है, उसके नंबर ऑफ ड्रॉप या सरफेस टेंशन निकाल लें तो फिर उसको वाई एक्सिस पे हम वैल्यू लगा के उसको डॉटेड लाइन में ग्राफ तक लेके आए और उसके बाद जो है डाउनवर्ड लाइन लगाएं तो आपको वहां से कंपोजिशन के बारे में
इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपने सारी ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन लिखनी है। सबसे पहले आपने करना क्या होता है, रूम टेम्परेचर मेजर करना होता है, चेक करना होता है थर्मोमीटर से कि कितने रूम टेम्परेचर है, उसके ऊपर वाटर की डेंसिटी और वाटर की सरफेस टेंशन लेनी होती है। ठीक है, वही हमारे पास परसेंटेज ऑफ एथेनॉल क्या है, जो हमने परसेंटेज सॉल्यूशंस बनाए हैं उनके नंबर ऑफ ड्रॉप्स लिख लें, उनकी डेंसिटी निकाल लें और उनकी सरफेस टेंशन हर मिक्सचर की निकाल लें। ठीक है, इसी तरह हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ अननोन मिक्सचर लिख लेते हैं, अननोन मिक्सचर की डेंसिटी निकाली, उसकी सरफेस टेंशन निकाली। ठीक है, और ग्राफ से हमें क्या पता चल गया, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अननोन मिक्सचर फ्रॉम द ग्राफ इज, उसमें फर्ज करें हम ये कहते हैं 56% हमारे पास क्या है, एथेनॉल है, और रिमेनिंग हमारे पास क्या बनेगा, मेरे ख्याल 44% उसके अंदर वाटर आएगा। तो इस तरह हमने क्या किया, अगर हमें कोई अननाउन मिक्सचर दे दिया जाता है तो हमने ये करना है कि नाउन कंपोजिशन को बनाना है, और नाउन कंपोजिशन बनाने के बाद ग्राफ से हमें पता चल जाता है कि हमारे पास कि मिक्सचर की कितनी अमाउंट है, हमारे पास मिक्सचर की कंपोजिशन क्या है। ठीक है, इसके लिए अगर आप कंपोजिशन देख ली आप लोगों ने कि इस तरह बना सकते हैं, या कोई और कंपोजिशन दी जाए तो आप उसको भी निकाल सकते हैं। प्रिकॉशन इसकी सेम है जो कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की थी। ठीक है, तो ये 3 एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या थे कि सरफेस टेंशन से रिलेटेड थे। सबसे पहले हमने सिंपल काम किया कि सब एक लिक्विड लिया और उसकी सरफेस टेंशन मालूम की विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, फिर हमने उसका पैराकर वैल्यू मालूम की। फिर थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया कि अगर आपको डिफरेंट कंपोजिशन दे दी जाती हैं तो आपने वहां से अननोन मिक्सचर की कंपोजिशन निकालनी है बाय मेजरिंग इट्स सरफेस टेंशन। तो अब हमारे पास विस्कोसिटी से रिलेटेड 3 एक्सपेरिमेंट हैं। वही काम होगा कि पहले एक लिक्विड की विस्कोसिटी मेजर करेंगे, फिर उसका जो कांस्टेंट है लियो कर, ठीक है, उसको मेजर करेंगे, और फिर हमारे पास क्या आएगा कि अननोन जो मिक्सचर है उसकी विस्कोसिटी मेजर करनी है। ठीक है, या कंपोजिशन मेजर करनी है अगर हमें उसकी विस्कोसिटी मालूम हो तो। अब हम एक्सपेरिमेंट नंबर 4 देख लेते हैं। विस्कोसिटी से रिलेटेड ये एक्सपेरिमेंट है। डिटरमिन द रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट विस्कोसिटीज ऑफ गिवन लिक्विड्स। लिक्विड कोई भी हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, या कोई और लिक्विड दे दिया जाए, यूजिंग ऑस्वर्ड विस्कोमीटर। ठीक है, तो इसके लिए ऑपरेटर्स आपको क्या चाहिए, ऑस्वर्ड विस्कोमीटर मीन जो है विस्कोमीटर के थ्रू आप विस्कोसिटी मेजर करेंगे, या उसके जो है टाइम ऑफ फ्लो मेजर करेंगे। ठीक है, विस्कोमीटर आ गया, फिर स्टॉप वॉच है, आपने टाइम मेजर करने के लिए मोबाइल से स्टॉप वॉच निकाल कर यूज कर सकते हैं, या अलहदा से भी स्टॉप वॉच होती हैं लैब के अंदर, तो उसको यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल एंड बीकर। स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल आपको पता है डेंसिटी मालूम करने के लिए यूज होती है। हम पहले देख लें, प्रिंसिपल में हमारे पास विस्कोसिटी को यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है कि विस्कोसिटी क्या होती है, आपको थोड़ा सा नॉलेज देने के लिए यहाँ पे, कि अगर आपको वाइवा के क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये डेफिनेशंस वगैरह सारी आनी चाहिए। विस्कोसिटी, इट इज वेल नोन फैक्ट दैट लिक्विड एग्जिबिट द रेजिस्टेंस टू फ्लो इज नाउन एज विस्कोसिटी। कि कोई भी लिक्विड है वो फ्लो से अगर उसके अंदर दरम्यान में रेजिस्टेंस आती है तो वो उस रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी है। जैसे हनी है, हनी बहुत स्लोली मूव करता है और स्लोली फ्लो करता है, क्यों, उसके अंदर उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा, वो ज़्यादा थिक है, उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा है। लेकिन अगर आप पानी को फ्लो करें तो पानी जो है उसकी विस्कोसिटी हनी की निस्बत कम है। ठीक है, viscosity of a liquid is defined as its property by virtue of which it tends to oppose the relative motion between its different layer। कि लिक्विड की जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनके दरमियान में जो है रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, कि ऐसी प्रॉपर्टी है ये कि मॉलिक्यूल या लिक्विड की जब उसकी डिफरेंट लेयर्स आपस में मूव करना चाहे तो ये उसको रेजिस्ट करता है। ठीक है, कि एक दूसरे की रिलेटिव मोशन को अपोज कर रही होती है, तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहलाती है, विस्कोसिटी। इन अदर वर्ड्स,
It may be regarded as an internal friction between different layers of a liquid, कि एक liquid की जो internal friction होती है उसकी layers के दरम्यान में, वो हम इसको viscosity कह सकते हैं. Resistance to flow is largely due to intermolecular attractive forces, कि जितनी intermolecular forces ज़्यादा होंगी attraction उतनी ज़्यादा होगी, और क्या है वो उसकी flow में resistance उतनी ज़्यादा होगी. अगर हम विस्कोसिटी को मेजर करना चाहें तो हम क्या करते हैं, मोस्टली रिलेटिव विस्कोसिटी मेजर कर लेते हैं कि एक लिक्विड की दूसरे लिक्विड के लिहाज से. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि वाटर में की विस्कोसिटी कम होती है और हनी की विस्कोसिटी ज्यादा होती है, मीन मैंने कंपैरिजन में आपको बताया. तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं कि एब्सोल्यूट विस्कोसिटी की बजाय हम क्या करते हैं, पहले रिलेटिव विस्कोसिटीज लेते हैं और वहां से फिर अगर हमने एब्सोल्यूट विस्कोसिटी लेनी भी हो तो फिर हम उसको मेजर कर लेते हैं. ठीक है. It is difficult to determine the absolute value of viscosity. For the sake of convenience, the viscosities of bare liquid are compared in terms of coefficient of viscosity, which may be defined as the force per unit area required to maintain a unit difference of velocity between two parallel layers in the liquid a unit distance apart. कि अगर हमारे पास एक लिक्विड है उसमें डिफरेंट लेयर्स हैं, तो उन डिफरेंट लेयर्स को आपस में एक दूसरे से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे रहने के लिए, ठीक है, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे रहने के लिए और उसकी मूवमेंट के लिए जितनी वेलोसिटी है, ठीक है, तो वो जितनी फोर्स लगानी पड़ेगी लेयर्स को, लिक्विड को, वो हमारे पास क्या हो जाती है, ये उसकी विस्कोसिटी है. सिंपली के डिफरेंट लेयर्स को अपनी अपनी स्पीड के साथ मूव करने के साथ साथ एक दूसरे से पैरेलली मूव करनी है, एक दूसरे से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे रहने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहलाती है. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन, इसको हम ईटा कहते हैं. द एसआई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड. ठीक है, कि इसके यूनिट क्या आ गए, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड आ जाते हैं. इन सीजीएस सिस्टम द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आर ग्राम्स पर सेंटीमीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड, which is called as poise. Since this is a larger unit, the viscosities are usually given in centipoise. किस poise जो है हमारे पास larger unit है तो उसका smaller unit क्या बन जाएगा, centipoise. कि एक poise को 100 से डिवाइड कर दे तो वो centipoise बन जाता है. ठीक है. The relation of poise to SI unit is 1 poise is equal to 10 raised to power minus 1 kg per meter per second. अगर हम centipoise का निकालें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 centipoise is equal to 10 raised to power minus 3 kg per meter per second. Most methods used for the measurement of viscosity of a liquid are based on Pauli equations. ठीक है. The Pauli equation for the coefficient of viscosity is, ये इक्वेशन आप लोगों ने फिजिक्स की बुक्स में भी पढ़ी होगी जहाँ पे लिक्विड्स के बारे में डिटेल में स्टडी किया जाता है. ठीक है, कि ईटा हमारे पास क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू पाई पी टी आर रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 वी एल. where V is the volume of liquid having the viscosity eta flowing through the capillary tube of radius r. के एक कैपिलरी ट्यूब है जो विस्कोमीटर है, उसकी कैपिलरी का एक स्पेसिफिक रेडियस होगा जो कि हमारे पास r है, उसकी लेंथ कितनी है, l. ठीक है. इन टाइम किस में हम ले रहे हैं, सेकंड्स के अंदर, अंडर द अप्लाइड प्रेशर p. तो ये सारी टर्म यहाँ पे डिफाइन हो रही है कि p हमारे पास क्या है, प्रेशर है, t हमारे पास टाइम है, r हमारे पास रेडियस है कैपिलरी ट्यूब का, v वॉल्यूम है और l उसकी लेंथ आ जाती है. ठीक है. The direct experiment measurement of absolute viscosity of a liquid using Pauli equation offer considerable
डिफिकल्टी यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि एब्सोल्यूट विस्कोसिटी नहीं निकालते, पहले हम रिलेटिव विस्कोसिटीज की को लेते हैं. The viscosities of liquid are expressed in relative term, that it is in term of ratio of viscosity of a sample of a liquid to the viscosity of water taken as reference standard. कि जैसे हमने पहले किया था काम कि किसी लिक्विड को वाटर के साथ जो है कंपेयर करके ले रहे थे. The ratio of viscosity of two liquid is usually determined by varying the time of flow of the same volume of two different liquid through the same capillary. हम क्या करते हैं, कैपिलरी सेम कर दिया, मीन विस्कोमीटर सेम कर दिया, उनका वॉल्यूम सेम कर दिया. ठीक है, तो दो डिफरेंट लिक्विड को जितना टाइम लगेगा वो उस विस्कोमीटर से फ्लो होने में हमने वो काउंट करना है. ठीक है, तो हमारे पास क्या ऊपर जो इक्वेशन थी, हम दो लिक्विड के लिए कर रहे हैं तो इसको क्या करेंगे 1 और 2 कर देंगे. तो इनकी इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, ईटा 1 डिवाइडेड बाय ईटा 2 इज इक्वल टू, जहां जहां टर्म में चेंजेस हैं वो 1 और 2 के लिहाज से आ जाएंगी, और जहां टर्म चेंज नहीं हो रही है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी. तो ये क्या बन जाएगा, पाई P1 R रेज़्ड टू पावर 4 T1 डिवाइडेड बाय 8VL, और जब ईटा 2 की वैल्यूज डिनोमिनेटर में डिवाइड होंगी तो वो इन्वर्स हो जाएंगी. तो यहाँ पे 8VL कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और रेज़ टू पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा, P1 इंटू T1 डिवाइडेड बाय P2 एंड T2. Since the pressure P1 and P2 are directly proportional to the density of two liquid D1 and D2, हम प्रेशर की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, डेंसिटी लिख सकते हैं. तो यहाँ पे रिलेटिव विस्कोसिटी की वैल्यू क्या बन जाएगी, ईटा 1 डिवाइडेड बाय ईटा 2 इज इक्वल टू D1 T1 डिवाइडेड बाय D2 T2. The quantities T1 and T2 are usually determined with the help of विस्कोमीटर. क्या हम विस्कोमीटर की मदद से इसको मेजर कर लेंगे. तो क्या होता है विस्कोमीटर कि इसके दो बल्ब होते हैं ए और बी वाले बल्ब वाली साइड से हम एक स्पेसिफिक वॉल्यूम ऐड कर देते हैं, लिक्विड ऐड कर दिया. ठीक है, अब ये देखें इसके अंदर ए वाली साइड पे एक स्मॉल सा अंदर आपको कैपिलरी नजर आ रही है. ठीक है, इसका एक स्पेसिफिक रेडियस होता है. अब हम क्या करते हैं, ए वाली साइड पे रबर ट्यूबिंग अटैच होती है, जिससे जैसे हमने पहले कहा था कि वॉल्यूम को का फ्लो को कंट्रोल किया जाता है इधर रबर ट्यूबिंग लगा के, या आजकल पिपट फिलर मिलते हैं तो वो लगा के हम इसके फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं. वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को पॉइंट ए तक फिल करना है. ठीक है, स्मॉल ए पे यहाँ तक फिल करना है, और जब इसको रिलीज करना है तो हमें देखना है कि ए से स्मॉल ए से जब स्मॉल बी पे आ रहा है तो उसको कितना टाइम लग रहा है. 10 सेकंड में आ रहा है, 20 सेकंड में आ रहा है, 15 सेकंड में आ रहा है, 30 सेकंड में आ रहा है. हर लिक्विड के लिए ये टाइम जो है वो डिफरेंट होगा. हमने इस टाइम को मेजर करना है कि लिक्विड जो है स्मॉल ए वाले पॉइंट से स्मॉल बी वाले पॉइंट में जितनी देर में आता है हमने वो स्टॉप वॉच से मेजर करना होता है. ठीक है, तो इसका प्रोसीजर देख लेते हैं. द विस्कोमीटर इज थॉरली क्लीन बाय प्लेसिंग इट इन क्रोमिक एसिड, देन वॉश थॉरली विद वाटर एंड फाइनली ड्राई इट. सबसे पहले हमने क्या करना है, डस्ट वगैरह रिमूव करनी है. तो इसको क्रोमिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह से क्लीन करके फिर वाटर के साथ क्लीन करना है और इसको ड्राई कर लेना है. नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास क्या है, अ डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ अ गिवन लिक्विड इज पुट इन द बल्ब बी में हम इसको ऐड करेंगे. देन इट इज सक इनटू अ बल्ब ए अबव द मार्क स्मॉल ए बाय मींस ऑफ रबर ट्यूबिंग फिटेड विद अ पिंच कॉक. कि ए बल्ब के अंदर इसको अपर साइड की तरफ मूव करना है, जो स्मॉल ए है पॉइंट है उस तक. इट इज नाउ अलाउड टू फ्लो थ्रू द कैपिलरी ट्यूब. उसके बाद उसका फ्लो हमें चेक करना है. The time taken by the meniscus to fall from mark A, small a to mark small b is noted by using a stopwatch. कि हम stopwatch की मदद से क्या करेंगे, स्मॉल a से स्मॉल b तक जो टाइम लगेगा लिक्विड को फ्लो होने के लिए वो मेजर करेंगे. The same liquid is again filled and experiment is repeated 3 times. हम 3 टाइम इसका टाइम मेजर कर लेंगे, कितना टाइम लगता है A पॉइंट से B पॉइंट में लिक्विड को आने के लिए. The mean of 3 times taken by the liquid to fall from
स्मॉल a to स्मॉल b इज नोटेड। ठीक है, यही काम हमने वाटर के लिए भी करना है क्योंकि हम relative viscosity ले रहे हैं। ठीक है, the viscometer is again cleaned, washed and dried. Now the same volume of liquid is water is taken in the bulb B and similarly sucked into a bulb A above the mark A. Same process कर रहे हैं हम कि अब वाटर के लिहाज से इसको करेंगे। द टाइम टेकन बाय द वाटर मेनिस्कस टू फॉल फ्रॉम मार्क ए टू मार्क बी इज नोटेड। हम इसको नोट कर लेंगे कितना टाइम लगता है। द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विद द वाटर 3 times एट मीन ऑफ टाइम रिक्वायर्ड इज नोटेड। फिर हमने क्या करना है, डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड is determined by specific gravity bottle as described in experiment number 1। कि experiment number 1 में डेंसिटी निकालने का मेथड बताया था, वही मेथड हमने यहाँ भी लगाना है। ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन में क्या है, हम रूम टेम्परेचर मेजर करेंगे। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है कि अगर 20 सेंटीग्रेड है, 20 सेंटीग्रेड पे उसकी डेंसिटी लगा देंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, एम्प्टी स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल ली, उसका वेट किया। ठीक है, हर बॉटल का वेट जो है वो डिफरेंट हो सकता है, तो इसलिए हर दफ़ा जब भी स्पेसिफिक बॉटल ले उसका वेट करें, फिर उसमें वाटर फिल करें, उसका वेट करें और W2 से W1 माइनस कर दे तो वेट ऑफ वाटर आ जाएगा। इसी तरह स्पेसिफिक ग्रेविटी में लिक्विड डालें जो कि W3 बन जाएगा और W3 में से W1 माइनस करेंगे तो वेट ऑफ लिक्विड बन जाता है। हमने वही फार्मूला लगाना है जो पहले लगाया था कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालनी है तो वेट ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने वैल्यू निकाली डेंसिटी की कि जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी निकाल लें। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टाइम ऑफ फ्लो विस्कोमीटर से मेजर कर रहे थे। टाइम ऑफ फ्लो ऑफ वाटर जिसे TW कहा जा रहा है वो अगर हमारे पास 90 सेकेंड आ रहा है तो उसका मीन हमने 3 रीडिंग्स ली थी तो तीनों का मीन ले लिया हमने। ठीक है, इसी तरह टाइम ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड जिसे TL कहा जा रहा है वो क्या है, अगर ये हमारे पास 135 सेकेंड आ रहा है तो हमने क्या किया, 3 रीडिंग्स ली और इन तीनों का मीन निकाल लिया। तो रिलेटिव विस्कोसिटी के लिए जो फार्मूला हमने पीछे देखा था वो पुट करेंगे तो यहाँ पे रिलेटिव विस्कोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब रिलेटिव विस्कोसिटी की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1.1868। ठीक है, अगर हम वाटर की विस्कोसिटी देख लें, द एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 सेंटीग्रेड इज 1.005 सेंटीपॉज। ठीक है, अगर हमने क्या करना हो कि सारी चीज़ें मालूम है, वाटर की विस्कोसिटी भी मालूम है, तो हम क्या कर सकते हैं, लिक्विड की विस्कोसिटी निकाल सकते हैं, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम एब्सोल्यूट विस्कोसिटी निकालने हैं बाकी सारी वैल्यूज को पुट करके। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाती है, 1.208 सेंटीपॉज। और अगर हमने क्या करना हो कि एब्सोल्यूट विस्कोसिटी की वैल्यू को केजी में कन्वर्ट करना है तो हमने पीछे देखा था 1 सेंटीपॉज इज इक्वल टू 10⁻³ kg पर मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड आ जाएगी 1.208 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर पर सेकेंड। के हमने यहाँ पे क्या किया, रिलेटिव विस्कोसिटी भी निकाल ली और साथ साथ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी की वैल्यू भी निकाली। द विस्कोमीटर, अब प्रिकॉशन देख लेते हैं। द विस्कोमीटर शुड बी क्लीन एंड ड्राइड फर्स्ट। द विस्कोमीटर, फिर द विस्कोमीटर इन वर्टिकल पोजीशन, इसको वर्टिकल पोजीशन में रखना है। द रबर ट्यूबिंग शुड बी अटैच्ड टू द लिम्ब विद द कैपिलरी ट्यूब, रबर ट्यूबिंग लगा लें। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ एवरी लिक्विड इंट्रोड्यूस शुड बी सेम, कि एक दफ़ा हम अगर 10 ml ऐड कर रहे हैं तो दूसरी दफ़ा भी हमने 10 ml ही ऐड करना है ऐसे। ऑलवेज सक द लिक्विड अबव द मार्क ए से थोड़ा सा ऊपर करना चाहिए और इसको फिर जो है सेट करके और फिर जो है हम क्या करें कि टाइम ऑफ फ्लो को मेजर करें वहाँ पे। तो ये तो थे हमारे पास आज के एक्सपेरिमेंट, आपने इनको अपनी नोटबुक पे नोट करना है। और प्रोसीजर जो होता है हमेशा पास्ट टेंस में लिखते हैं। आपने ये नहीं करना आई टुक दिस, आई टुक दिस, ये एक्चुअली पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है और आप लोग ने इसको पास्ट टेंस में लिखना है। जैसे 10 ml ऑफ
कोई भी सोल्यूशन है, एथेनॉल वाज टेकन, ठीक है। इसमें आई और वुई का यूज नहीं करना और पास्ट टेंस यूज करना है, ठीक है। जैसे 10 ml ऑफ एथेनॉल सोल्यूशन वाज टेकन, इट वाज एडेड इनटू अ बीकर, ठीक है। इस तरह करके आप लोगों ने इसकी सारी जो है प्रोसीजर लिखना है, कॉपीज में प्रिपेयर कर लें और जो है इसकी प्रोसीजर आप लोगों ने लिखना है।